ये कुदरत की मार है। कहने को कहा जा सकता है कि इसमें सरकार, सिस्टम, प्रशासन और इंसान क्या कर सकता है। सारी की सारी तैयारियां कुदरत के आगे फेल हो जाती हैं। लेकिन हमने इस तबाही के कुछ कारण तलाशे हैं। ये जानने की कोशिश की है कि क्या सिर्फ प्रकृति को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है, या फिर इसमें व्यवस्था का दोष ज्यादा है। पहले आप हिमाचल के कुल्लू मनाली में मची तबाही की 4 थ्योरी समझें। पहली तो यह है कि 2 जगहों पर कुल्लू घाटी में बादल फटे। दूसरी वजह यह बताई जा रही है भारी बारिश के बाद पंडोह डैम लारजी बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े गए। तीसरी वजह ब्यास नदी में अवैध तरीके से हो रहे खनन। और चौथी थ्योरी कहती है कि तमाम तरह के पुराने अनुभव और रिपोर्ट के बाद भी सरकार के स्तर पर कोई भी ठोस प्लान काम नहीं किया गया। सोमवार को हिमाचल में 4 जगहों पर बादल फटे। इसमें से 2 जगह धुंधी और मनालसू नाला कुल्लू जिले में ही पड़ता है। इसके बाद इलाके में इतनी बारिश हो गई कि डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा और उसके बाद मंजर भयावह होता चला गया। सब कुछ बहता चला गया। हिमाचल में बहने वाली ब्यास नदी कुल्लू मनाली के रास्ते के बेहद करीब से बहती है। यही वजह है कि इस इलाके में दर्जनों जगहों पर रास्ता ब्यास में समा गया है। इस टोल नाके को ही देखिए, ऐसा लग रहा है मानो टोल प्लाजा नदी के बीचों बीच बनाया गया हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्यास नदी का रूप अभी क्या है, कितना रौद्र है। कुल्लू मनाली के बीच पड़ने वाले रायसन के डोहलू नाला का पुराना और नया वीडियो आपके सामने है। आपको समझ में आ जाएगा कि ब्यास नदी किस तरह से खतरनाक रूप लेकर बह रही है। और इस तरह की कई और तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कुल्लू मनाली के इलाके में ब्यास ने कहर बरपाया हुआ है। इस टोल नाकी को लेकर पिछले साल स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और आज देखिए टोल पानी में ही डूब गया है। जिस ब्यास नदी ने यहां पर तबाही मचाई है वो कुल्लू के रोहतांग दर्रे से निकलकर 470 किलोमीटर तक बहती है। ब्यास के किनारे कुल्लू और मनाली जैसे देश के बड़े हिल स्टेशन बसे हैं। आप अगर कुल्लू मनाली नहीं गए तो आपने ब्यास नदी की शीतलता का आनंद जरूर लिया होगा, अगर आप कभी वहां पर गए हों तो। नहीं गए तो आप आगे प्लान कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आज वही ब्यास नदी अपने किनारे पर बसे कुल्लू और मनाली को तबाह करने पर आमादा है। अभी भी बहुत ज्यादा पानी निकाला नहीं गया है और जगह जगह तो रास्ते तबाह हुए हैं। उन्हें दोबारा तैयार होने में लंबा वक्त लगेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, उसकी भयावहता, उसकी तेज रफ्तार सब कुछ बता रही है कि हालात क्या हैं। हर साल कुल्लू मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कई जगहों पर सैलानी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर अभी भी आप उधर जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज उसे कैंसिल कर दें, क्योंकि मनाली और उसके आगे जाने का रास्ता बंद है। कुल्लू भी पहुंचना मुश्किल है। इसी से होकर लेह जाने वाला हाईवे भी है। बारिश और बाढ़ की वजह से जगह जगह रास्ते टूटकर ब्यास नदी में समा गए हैं। हमने जो जानकारी आज जुटाई है उसके मुताबिक हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। प्रदेश भर में करीब 700 सड़कें टूट गई हैं, बह गई हैं या नदी में विलीन हो गई हैं। मनाली में ब्यास ने जो विध्वंस किया है उसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर आपके सामने है। ये मनाली का होटल शेरे पंजाब है। इस होटल के पीछे से ब्यास नदी बहती है। होटल का सिर्फ दरवाजा बचा है, पीछे का पूरा हिस्सा ब्यास नदी अपने साथ बहाकर काट कर ले जा चुकी है। इसे और करीब से समझने के लिए आप नई और पुरानी दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पुराने शेरे पंजाब के नीचे से ब्यास नदी बह रही थी, लेकिन कल ब्यास नदी ने कोहराम मचाया और नदी अपने सामान्य लेवल से 8 से 10 फीट ऊपर तक बहने लगी। होटल का वो हिस्सा जिसमें बहुत से लोगों की मनाली ट्रिप की यादें जुड़ी हुई होंगी, वो जल समाधि ले चुकी है। इन दोनों तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि आप ब्यास की तबाही को समझें, महसूस करें। सवाल यह है कि क्या नदी ने अपना रास्ता खोजा है? क्या अतिक्रमण की वजह से नदियां नाराज हैं और वो खुद अपना रास्ता बना रही हैं, तय कर रही हैं? हिमाचल में हर साल इस महीने में एक पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है। इसमें प्रतीकात्मक तौर पर देवी देवताओं और दुष्टों राक्षसों के बीच युद्ध होता है। अमावस्या की रात को मनाया जाने वाला लोक उत्सव है जिसे डगैली पर्व कहा जाता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से डगैली की रात को साधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस रात को लोग समय से पहले ही घरों में बंद हो जाते हैं। इस युद्ध के नतीजे को हिमाचल में आई आपदा से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्योंकि कल इस युद्ध में दुष्ट जिन्हें हिमाचल में डायन कहा जाता है उसकी जीत का फैसला आया है, यानी देवता हार गए हैं। पारंपरिक तरीके से इसे हिमाचल के लोग मनाते हैं। इसे जादू टोने से जोड़कर भी देखा जाता है। अब इसे दो तरह से देखिए। एक तो संकेत यह माना जा रहा है कि इससे फसल अच्छी होगी और दूसरा संकेत यह है कि प्राकृतिक आपदाएं और ज्यादा होंगी, जान माल का नुकसान और ज्यादा होगा। इस जीत हार का विश्लेषण लोक परंपराओं के हिसाब से किया जाता है। अब जब रावी से लेकर ब्यास नदी तक उफनाई हुई है तो लोग इसे दुष्ट आत्मा की जीत बता रहे हैं। हिमाचल में बेहिसाब बारिश से पंजाब पस्त हो चला है। आपने हिमाचल की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन पंजाब की तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। आलम यह है कि सूबे की तमाम नदियों का दायरा खेत, खलिहान और मकान तक पहुंच चुका है। 2/3 पंजाब करीब करीब डूब चुका है। ऐसे में अब सेना के जवान भी मुसीबतों के भंवर में फंसे लोगों को बचाने के लिए उतर चुके हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार मुसीबत से पंजाब में तमाम नदियां, नहरें उफान पर हैं। खासकर पठानकोट जिले की हालत बेहद खराब है। यहाँ सूबे की पुलिस और एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने में जुटी है, लेकिन पानी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब सैलाब में सेना भी उतर चुकी है। एनडीआरएफ के जवानों ने भी इसी तरीके से स्ट्रेचर के ऊपर जो है एक महिला को रेस्क्यू किया था इस इलाके से। अब सेना के जवान जो हैं इस शख्स को जो है बचा कर ला रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग काम है, पानी का बहाव बहुत तेज है। सबसे पहले बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को निकाला जा रहा है। लाचारों को स्ट्रेचर पर सुलाकर तो बच्चों को गोद में बैठाकर। पठानकोट के हालात कितने पस्त हैं, इसे आप बाढ़ पीड़ित इस महिला की जुबानी ही सुनिए। बहुत बुरा है वहाँ पे हाल, बहुत बुरे हैं। लोगों ने कुछ खाया है कुछ सुबह से? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया। सभी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं हमारे। पंजाब के 23 में से 16 जिले कुदरत का क्रोध झेल रहे हैं। बाढ़ की चपेट में गुरदासपुर जिला भी है, जहां नवोदय विद्यालय की पूरी एक मंजिल पानी में डूब गई, तो 400 बच्चों और शिक्षकों ने दूसरी मंजिल पर पनाह ली। समय पर सरकारी मदद नहीं पहुंची तो आसपास के गांव वालों ने ही ट्रैक्टर से बच्चों को बचाना शुरू किया। दंग रह जाएंगे देख के कि गांव के लोग किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रशासन नहीं है यहाँ पे, प्रशासन नदारद है, पर गांव के लोग जो हैं यहाँ पे बच्चों को निकाल रहे हैं, वहां से बच्चों को रेस्क्यू करके ला रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं। होशियारपुर जिले के पडेलिया गांव में एक ही परिवार के 3 घर पूरी तरह से ढह गए हैं। जो नदियां पंजाब के लिए वरदान मानी जाती हैं, वो इन दिनों बाढ़ की वजह से अभिशाप बनी हुई हैं। आलम यह है कि करीब 50,000 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, तमाम पंजाब के जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो दरियाओं के, नदियों के किनारे जो गांव हैं, उनमें बाढ़ के हालात हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, पठानकोट। पंजाब में रावी नदी के रौद्र रूप ने इस पार से उस पार तक त्राहिमाम मचा रखा है। भयंकर बाढ़ से पाकिस्तानी पंजाब में किस कदर कोहराम मचा है, उसकी सबसे डरावनी तस्वीर करतारपुर साहिब से सामने आई है। करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में चारों तरफ पानी ही पानी है। बताया जा रहा है कि रावी नदी में आई बाढ़ की वजह से रात के करीब 3 बजे ही करतारपुर साहिब का निचला हिस्सा पूरी तरह से डूब गया। फिलहाल गुरुद्वारा दरबार साहिब में 5 से 7 फीट पानी भर चुका है। ऐसे में यहां धार्मिक गतिविधियां रोकनी पड़ी हैं, साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बंद है। आप 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर आम दिनों की है, जब करतारपुर साहिब तीर्थयात्रियों से गुलजार रहता है, जबकि दूसरी तस्वीर बिल्कुल नई है, जब यहां पर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, चारों तरफ जहां पर आप नजर उठाकर देखेंगे सिर्फ पानी, सैलाब आपको दिखाई देगा। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में है। यह हमारे पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक के पास भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 4.5, आपको बता दें कि काफी दूरी पर है। करतारपुर गांव रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक रावी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान में 2019 में समझौता हुआ था। ये 5 साल के लिए वैध था, जिसे 2024 में अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस समझौते के तहत भारतीय तीर्थयात्रियों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
यानी कि OCI कार्ड धारकों के लिए भारत से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक पूरे साल दैनिक आधार पर वीजा मुक्त यात्रा का प्रावधान किया गया। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को उसी दिन भारत वापस आना होता है। पाकिस्तान हर तीर्थयात्री से प्रत्येक यात्रा के लिए 20 अमेरिकी डॉलर वसूलता है। एक अनुमान के मुताबिक 400 तीर्थयात्री रोजाना करतारपुर साहिब मत्था टेकने के लिए जाते हैं। करतारपुर गुरु श्री नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल था। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के कई शब्द की रचना करतारपुर में ही की थी। गुरु का लंगर नामक सामुदायिक भोजन भी करतारपुर में ही शुरू किया गया था, जो सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान पंजाब के सियालकोट में भी हालात भयावह हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कैसे पानी में डूब चुकी सड़क पर एक ऑटो फंसा तो इसे सैलाब से निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। कितनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों पाकिस्तान के सियालकोट की तस्वीरें हैं। यहां रिहायशी इलाके की सड़क पर दरिया बह रहा है। पूरा इलाका आप देखिए किस कदर पानी में समाया हुआ दिखाई देता है। तो आपने देख लिया कि पानी की वजह से जल तांडव ने किस तरह से हिंदुस्तान से लेकर अलग अलग देशों तक में कोहराम मचाकर रखा हुआ है। प्रकृति का ये प्रकोप कब थमेगा, आम आदमी कब सुकून की सांस लेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक ज्यादातर हिस्से इस वक्त डूबे हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।